नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 2 दिनों से भूखी बूढ़ी कावेरी जी आज जल्दी जल्दी सभी घरों की साफ सफाई का काम निपटाकर बैंक के लिए चल दी। उन्होंने आज सिर्फ चाय नाश्ता ही किया था, वह भी सिर्फ जहां वह काम करती थी उन लोगों ने ही 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए थे। 3 महीने से पेंशन न आने के कारण वह घरों का काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। वैसे तो उन्हें कोई ज्यादा पेंशन नहीं मिलती थी, मात्र 2000 या 2200 ही थे, लेकिन वो जैसे तैसे अपना काम चला लेती थी। धूप भी बहुत तेज थी और भूख से व्याकुल कावेरी जी धीरे धीरे कदमों से बैंक की ओर जा रही थी। बीच बीच में उन्हें भूख के कारण गर्मी तेज होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, तो वह बीच बीच में किसी भी पेड़ की छाया के नीचे या किसी दुकान के बाहर रुक जाती थी। उनको उतना चलना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन बेचारी कावेरी जी के पास पैसे भी तो नहीं थे कि वह ऑटो रिक्शा कर ले। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल ही जाएगी। वह जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आज फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था ना कि इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। मेरा यकीन मानिए माँ जी। यह सुनकर कावेरी जी का कलेजा बैठ गया। कावेरी जी बोली, बेटा 3 महीने होने को आए हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर वह भी पेंशन न मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी बेटा। एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। बूढ़ी कावेरी जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर की केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहे थे। कावेरी जी डरते डरते उनके पास पहुंच गई। कावेरी जी ने धीरे से बोला, साहब जी मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरा पेंशन नहीं आया। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंक गए। मैनेजर बोलते हैं, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। कावेरी जी बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। आप मुझको कुछ रुपये उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए तो उसमें से काट लेना। बेटा पेंशन न आने के कारण मैं 3-4 दिनों से लोगों के घरों में साफ सफाई का काम भी करने लगी हूँ। कुछ दिन तो मैंने जैसे तैसे उधार लेकर अपना काम चला लिया, लेकिन बेटा अब मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से ज्यादा काम भी नहीं होता। लोग मुझे बूढ़ी समझकर काम पर भी नहीं रखते। बेटा मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया है। लेकिन मैनेजर कहते हैं, माँ जी हम ऐसे आपको उधार पैसे नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आ जाएगी तभी आपको मिलेगा। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर कावेरी जी बाहर आ गई और उदास मन से घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते उनको जब चक्कर आने लगते हैं और वह इतना थक जाती है कि वे एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। कावेरी जी ने सामने देखा तो एक ढाबा था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा उन्हें इसी ढाबे में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। कावेरी जी की आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार बेटे को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर तक उस ढाबे को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहां बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई और लड़की बोलती है, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। कावेरी जी को रोता देख वह उनके पास बैठ गई। लड़की उनसे पूछती है, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? कावेरी जी कहती है, बेटा कुछ नहीं, बेटा मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा लूं। तब लड़की कहती है, नहीं माँ जी पहले आप बताइए आप रो क्यों रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब कावेरी जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े कुछ बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वह लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और वह लड़की बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। कावेरी जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। कावेरी जी ने देखा तो वह भी एकदम से आश्चर्यचकित रह जाती है। आखिरकार उस बच्ची ने उनकी मुट्ठी पर क्या रखा था और कावेरी जी उस दयनीय दशा में कैसे पहुंच जाती है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दरअसल दोस्तों, कृष्ण कुमार जी एक साधारण परिवार से थे। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। उनकी शादी लक्ष्मी देवी से हुई। लक्ष्मी देवी भी गरीब परिवार से आई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी कठिनाई के सामने हार नहीं मानी। दोनों ने मिलकर अपने परिवार की नींव रखी और 3 बच्चों को जन्म दिया। 2 बेटे अजय और विजय और एक बेटी संध्या।
अजय सबसे बड़ा बेटा था जो पढ़ाई में तेज था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था। विजय मंझला बेटा था जिसे खेल कूद में खास रुचि थी, लेकिन माता पिता के कहने पर वह पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। संध्या सबसे छोटी थी और पूरे घर की लाडली थी। वह भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वे बच्चों की पढ़ाई आसानी से करवा पाते। कृष्ण कुमार जी ने अपने जीवन में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन स्थायी रूप से उन्हें बैंक में चपरासी की नौकरी मिली। यह नौकरी उनके परिवार के लिए सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे सुबह जल्दी उठते और देर रात तक कड़ी मेहनत करते। बैंक में चपरासी का काम कठिन था, लेकिन वे अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते थे। उनका वेतन सीमित था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए कृष्ण कुमार जी को कई बार उधार लेना पड़ता था। लक्ष्मी देवी घर पर बच्चों की देखभाल करती और छोटे मोटे काम कर घर का खर्च चलाने में सहयोग करती थी। दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया था कि उनके बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर मिले। अजय का सपना था कि वह एक दिन एक सफल इंजीनियर बने। वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण कई बार उसे अपनी जरूरतें सीमित करनी पड़ती थी। विजय को खेलों में रुचि थी, लेकिन माता पिता ने उसे यह सिखाया कि पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, इसलिए वह पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाकर चलता था। संध्या जो सबसे छोटी थी, पढ़ाई में अत्यंत होशियार थी और उसने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कृष्ण कुमार जी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कई बार रात में जागकर बैंक में अतिरिक्त काम किए। कभी कभी उन्हें दूसरे लोगों के घरों में साफ सफाई का काम भी करना पड़ता था ताकि बच्चों की फीस भरी जा सके। लक्ष्मी देवी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया ताकि घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर न हो। अजय, विजय और संध्या सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जहां फीस तो कम थी, लेकिन अन्य खर्चे भी जैसे किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल के अन्य सामान जुटाना बहुत मुश्किल था। अजय और विजय को एक साइकिल पर स्कूल जाना पड़ता था, जबकि संध्या को अक्सर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी तीनों बच्चे कभी भी शिकायत नहीं करते थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता उनके लिए कितनी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ मेहनत कर रहे थे। अजय ने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। विजय ने खेलों में अपनी पहचान बनाई और साथ ही साथ पढ़ाई में भी संतुलन बनाए रखा। संध्या कक्षा की सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, जहां शिक्षा के प्रति जागरूकता कम थी। विशेषकर बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग अक्सर लक्ष्मी देवी से कहते, संध्या को पढ़ाकर क्या करोगी, आखिरकार उसे तो घर ही संभालना है। लेकिन लक्ष्मी देवी ने कभी इन बातों को महत्व नहीं दिया। उन्हें यकीन था कि संध्या में बहुत प्रतिभा है और वे उसे डॉक्टर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गांव में कई लोग कृष्ण कुमार जी की मजाक भी उड़ाया करते थे। वे कहते, एक चपरासी होते हुए भी बच्चों की पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। लेकिन कृष्ण कुमार जी ने इन तानों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात थी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार कर सके। अजय ने अपनी 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह परिवार के लिए गर्व का विषय था, लेकिन उसके साथ ही साथ एक नई चुनौती आई। कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी और कृष्ण कुमार जी के पास उतने पैसे नहीं थे। यह कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के जीवन का सबसे कठिन समय था। कृष्ण कुमार जी ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण यह आसान नहीं था। अंततः उन्होंने अपनी गांव की जमीन गिरवी रखकर अजय की फीस का इंतजाम किया। लक्ष्मी देवी ने भी अपने गहने बेच दिए ताकि अजय की पढ़ाई जारी रह सके। विजय ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसे राज्य स्तर पर फुटबॉल टीम में खेलने का मौका मिला। यह परिवार के लिए एक और गर्व का क्षण था, लेकिन विजय की पढ़ाई और खेल के खर्च भी बढ़ने लगे थे। संध्या ने भी अपनी पढ़ाई में मेहनत जारी रखी और उसने 12वीं की परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल किए। उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। यह परिवार के लिए फिर से एक खुशी का पल था, लेकिन अब संध्या की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च एक बड़ी चुनौती बन गया था।
मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी और कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास सीमित साधन थे। कृष्ण कुमार जी ने एक बार फिर अपनी जमीन गिरवी रख दी और लोन लेने के लिए कई प्रयास किए ताकि संध्या की पढ़ाई में कोई बाधा न आने पाए। संध्या ने भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत की। उसने अपने मेडिकल की पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक हासिल किए और उसे छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे परिवार पर से आर्थिक बोझ कुछ कम हुआ। अजय ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। यह परिवार के लिए एक बड़ी सफलता थी। विजय ने भी राज्य स्तर पर फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई और उसे खेल कोटे के तहत एक सरकारी नौकरी मिल गई। संध्या ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गई। उसने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष का मान रखते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के तीनों बच्चे अब अपने अपने क्षेत्र में सफल हो चुके थे। उनका संघर्ष कठिनाइयों के बावजूद सफल रहा। उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दिया और उनके सभी सपने पूरे हो गए। अजय की शादी का सपना कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने बहुत सालों से देखा था। अजय उनकी मेहनत और त्याग के कारण आज एक सफल इंजीनियर बना था और अब परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने अजय की शादी को बड़े ही धूमधाम से करने का निर्णय लिया। गांव और शहर के सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को निमंत्रण भेजा गया। लक्ष्मी देवी ने अपने जीवन भर की बची खुची पूंजी इस शादी में लगा दी। कृष्ण कुमार जी ने भी कर्ज लेकर शादी के खर्चों का इंतजाम किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बेटे की शादी यादगार हो। शादी का दिन आया और पूरे गांव में रौनक छा गई। घर में सजावट से लेकर खान पान तक सब कुछ बहुत ही शानदार था। अजय की पत्नी अंजलि एक बड़े परिवार से थी और उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह से हुई थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और स्वभाव से पहले बहुत ही मिलनसार लग रही थी। शादी का समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी अपनी बहू का स्वागत पूरे दिल से करते थे। उन्होंने उसे घर में हर संभव आराम देने की कोशिश की। अंजलि भी कुछ दिनों तक ससुराल के नियमों और रीति रिवाजों का पालन करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अंजलि का व्यवहार बदलने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। वह अपने सास ससुर के साथ बात बात पर तर्क करने लगी। कभी खाना ठीक से न बना होने पर शिकायत करती, कभी घर की साफ सफाई को लेकर ताने मारती। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने यह सोचकर उसे नजरअंदाज किया कि शायद यह सब नए माहौल में ढलने की प्रतिक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वक्त के साथ साथ अंजलि का व्यवहार और भी खराब होता गया। अंजलि ने धीरे धीरे कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को नीचा दिखाना और अपमानित करना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बात पर उन्हें ताने मारती। दूसरों के सामने उनका अपमान भी करने में पीछे नहीं हटती थी। अगर घर में कोई मेहमान आता तो वह सास ससुर के सामने ही कह बैठती, आप लोग तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, अब मुझे ही सब कुछ देखना होगा। जब घर में किसी चीज की कमी होती या किसी काम में गलती हो जाती तो अंजलि तुरंत कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को जिम्मेदार ठहरा देती। कहती, आप लोग पुराने जमाने के हैं, आपको तो कुछ भी नहीं आता, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। इन सब बातों से लक्ष्मी देवी का दिल टूट जाता, लेकिन उन्होंने कभी उसका कोई विरोध नहीं किया। वह सोचती कि शायद अंजलि को समय के साथ साथ समझ आ जाएगी और वह सुधर जाएगी। अंजलि को घर के काम काज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह यह चाहती थी कि सारा काम सास ससुर करें और वह खुद सिर्फ आराम से रहे। जब लक्ष्मी देवी भी कोई काम करती तो लक्ष्मी उसे गलत ठहरा कर कहती, आपसे यह काम नहीं होगा, आप पुराने तरीके से करती हैं, जिससे घर गंदा लगता है। लक्ष्मी देवी ने अपने पूरे जीवन में घर का कामकाज संभाला था, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनकी बहू उनका काम पसंद नहीं करती। अंजलि ने धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया और केवल आदेश देने लगी। वह अपने आप को घर का मुखिया मानने लगी, जबकि कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ही अब भी उस घर के बुजुर्ग और आदरणीय सदस्य थे। अंजलि का अपमानजनक व्यवहार केवल घर के अंदर तक ही सीमित नहीं रहा। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आता, अंजलि उनके सामने अपने सास ससुर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह कहती, ये लोग पुराने जमाने के हैं, इनकी सोच पिछड़ी हुई है, मैं ही इस घर को सही ढंग से चला सकती हूँ। यह सुनकर कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को बहुत दुख होता, लेकिन वे कुछ भी कहने से कतराते, क्योंकि वे अपने बेटे अजय के सम्मान के लिए चुप रहना ही पसंद करते थे। कृष्ण कुमार जी का मान सम्मान गांव में काफी था, लेकिन
अंजलि के इस रवैये के कारण उनका सामाजिक स्थान गिरने लगा। लोग घर के अंदर के मामलों को जानने लगे थे और उनके सामने सवाल खड़े करने लगे थे। यह स्थिति कृष्ण कुमार जी के लिए असहनीय हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बहू के अपमान को सहन किया और कभी कुछ नहीं कहा। अजय, जो कि एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, शुरुआत में तो अपने माता पिता और पत्नी के बीच हो रहे तनाव को नजरअंदाज करता रहा। उसे लगता था कि यह केवल शुरुआती दिनों की असहजता है और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जब भी लक्ष्मी देवी और कृष्ण कुमार जी अजय से अंजलि की शिकायत करते, अजय उनसे कहता, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा, अंजलि को थोड़ा समय दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा अंजलि का अपमानजनक व्यवहार बढ़ता ही गया। अजय अपने काम में व्यस्त रहता था और घर के मामलों में ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वह मानता था कि अंजलि जो भी कर रही है सही कर रही है। अजय के इस मौन रवैये ने कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे किससे अपना दुख कहें और कैसे इस समस्या का हल निकालें। अंजलि के बढ़ते अपमान और तानों से कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी की मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। वे दिन रात इस चिंता में रहते कि आखिर उनके परिवार का यह क्या हाल हो गया है। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई और मेहनत अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को संवारने में लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। लक्ष्मी देवी अक्सर रातों में अकेली रोती और सोचती कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिल रही है। कृष्ण कुमार जी भी इस स्थिति से बहुत परेशान थे, लेकिन वे अपने बेटे अजय के सम्मान के लिए कुछ भी कहने से बचते थे। उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो अजय और अंजलि के रिश्ते में दरार आ जाएगी और परिवार बिखर जाएगा। गांव और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच यह बातें फैलने लगी कि कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को उनकी बहू सम्मान नहीं करती। समाज में उनका सम्मान धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि लोगों को इस बात का पता चल गया था कि उनकी बहू उन्हें नीचा दिखाती है। रिश्तेदार भी जब घर आते तो अंजलि के व्यवहार को देखकर अचंभित हो जाते थे, लेकिन वे कुछ कहने से डरते थे क्योंकि यह उनके पारिवारिक मामले थे। अंजलि का यह व्यवहार घर के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रहा था। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे। वे हर समय चिंता और दुख में रहते थे, यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। लक्ष्मी देवी को बीपी की शिकायत होने लगी और कृष्ण कुमार जी को भी तनाव के कारण नींद न आने की शिकायत हो गई थी। समय बीतता गया और स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। कृष्ण कुमार जी ने अपने बेटे अजय से कई बार इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय हमेशा यह कहकर बात को टाल देता कि आप लोग अंजलि को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह आपके लिए गलत नहीं सोचती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कृष्ण कुमार जी के सब्र का बांध टूट गया। अंजलि ने सबके सामने उन्हें और लक्ष्मी देवी को अपमानित कर दिया। वह कह रही थी कि आप लोग इस घर में सिर्फ बोझ बनकर रह रहे हैं, जब तक मैं हूँ इस घर में आपका कोई महत्व नहीं है। यह सुनकर कृष्ण कुमार जी का दिल टूट गया। उधर विजय, कृष्ण कुमार जी का छोटा बेटा, हमेशा से ही अपने तरीके से जीवन जीने वाला और स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति था। उसे खेल कूद में विशेष रुचि थी और उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक अपने बड़े भाई अजय से अलग था। विजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और खेल में ही उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की। माता पिता की नज़र में विजय भी उतना ही प्यारा था जितना कि अजय, और उन्होंने हमेशा उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की थी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को उम्मीद थी कि विजय की शादी भी परिवार के परंपराओं के अनुसार ही होगी और वे इस बारे में काफी उत्साहित थे। वे सोचते थे कि विजय की शादी भी धूमधाम से होगी और पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। लेकिन विजय का दृष्टिकोण कुछ और ही था। विजय का खेल कूद के दौरान कई शहरों में आना जाना होता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की उर्वशी से हुई। उर्वशी एक स्वतंत्र विचारों वाली, आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। विजय को पता था कि उसके माता पिता परंपरागत विचारों वाले हैं और वे इस शादी के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की जगह उन्हें सीधे शादी के बाद ही जानकारी देने का फैसला किया। विजय और उर्वशी ने कोर्ट मैरिज का फैसला किया, जिसमें न तो कृष्ण कुमार जी और न ही लक्ष्मी देवी को कोई सूचना दी गई।
विजय ने अपने माता पिता से यह तक नहीं पूछा कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। वह मानता था कि यह उसका व्यक्तिगत फैसला है और उसे अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब विजय की शादी की खबर कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी तक पहुंची तो वे चौंक गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, उसने अपनी शादी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। यह उनके लिए एक बड़ा धक्का था। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि विजय, जिसे इतना मानते थे, वह बिना उनकी राय के और बिना उन्हें शामिल किए शादी कर लेगा। लक्ष्मी देवी का दिल टूट गया था। वह रोते हुए कहती है, हमने क्या गलती की थी? हमने उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, फिर उसने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कृष्ण कुमार जी भी गहरे दुख में थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाया और शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद विजय बाद में अपनी गलती समझेगा और उन्हें इस शादी में शामिल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विजय ने शादी के बाद भी अपने माता पिता से ज्यादा संपर्क नहीं बनाया। वह अपनी नई दुनिया में व्यस्त हो गया। उसकी पत्नी उर्वशी भी विजय के इस फैसले में पूरी तरह से साथ थी और वे दोनों अपने जीवन में काफी खुश थे। लेकिन इस खुशी के पीछे कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का दिल टूट रहा था। उनके अपने बेटे ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी के मौके से वंचित कर दिया था, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। साथ ही उन्होंने अपनी एक अलग गृहस्थी बसा ली थी, जिसमें उनके माता पिता का कोई स्थान नहीं था। विजय के बाद कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी की उम्मीदें उनकी बेटी संध्या पर टिकी हुई थी। संध्या हमेशा से ही पढ़ाई में होशियार और समझदार थी। उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को उस पर गर्व था। वे सोचते थे कि संध्या एक दिन उनकी सेवा करेगी और उनकी देखभाल करेगी। लेकिन समय के साथ साथ संध्या के जीवन में भी बदलाव आया। मेडिकल कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के सौरभ से हुई। सौरभ एक डॉक्टर था और संध्या के साथ उसकी अच्छी समझ भी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। संध्या जानती थी कि उसके माता पिता इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सौरभ का परिवार एक अलग जाति से था और उनके माता पिता इस तरह के अंतरजातीय विवाह को पसंद नहीं करते थे। इसलिए संध्या ने भी अपने भाई विजय की तरह ही अपने माता पिता को बिना बताए शादी करने का फैसला किया। जब संध्या की शादी की खबर कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी तक पहुंची तो यह उनके लिए दूसरा बड़ा झटका था। पहले विजय और अब संध्या, दोनों ने अपने माता पिता की भावनाओं की परवाह नहीं की। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी उस समय तक काफी कमजोर हो चुके थे। संध्या की शादी के बाद कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को लगने लगा था कि अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। उनकी दोनों संतानें, जिन पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, अब उनसे दूर हो चुके थे। लक्ष्मी देवी अक्सर अकेले बैठकर रोती और सोचती, हमने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उनके लिए बोझ बन गए हैं। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को समाज से भी ताने सुनने पड़ते। लोग कहते, आपके बच्चों ने आपको इस कदर छोड़ दिया है कि उन्होंने अपने शादी में भी नहीं बुलाया। यह तो बड़ी शर्म की बात है। गांव और रिश्तेदारों के बीच उनकी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। लोग उनके दुख का मजाक उड़ाते थे और वे कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थे। कृष्ण कुमार जी, जो एक समय समाज में आदर का पात्र थे, अब लोगों के बीच चुपचाप सिर झुकाकर चलते थे। वे अपने बच्चों से कभी इस बात की शिकायत भी नहीं करते थे, लेकिन उनके दिल में दर्द था जिसे वे छुपा नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का दुख कम नहीं हुआ। उनके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। दोनों बेटे बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे और माता पिता अकेलेपन और उदासी के साथ जीवन जी रहे थे। कृष्ण कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके थे। उनके दिल में एक गहरी चोट थी जिसे समय भी भर नहीं पा रहा था। लक्ष्मी देवी की सेहत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें यह शारीरिक तकलीफ उनके मानसिक तनाव के कारण हो रही है। कृष्ण कुमार जी ने अंततः यह समझ लिया कि अब उनके बच्चों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं बचा है। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का परिवार अब पूरी तरह से बिखर चुका था। उनके बेटे और बेटी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और माता पिता अकेलेपन में डूबे थे। जो परिवार कभी प्यार और समर्पण का मिसाल था, वह अब केवल एक बिखरी हुई कहानी बन गया था। इधर उनकी बड़ी बहू का अपने सास ससुर को बात बात पर अपमानित करना, छोटी छोटी गलतियों पर ताना मारना और भी ज्यादा हो गया। अब
वह बात बात पर उनके छोटे बेटे विजय और उनकी बेटी संध्या के लिए भी उनसे तंज कसती। वह खुद को परिवार का मुखिया समझने लगी और कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को घर में एक बोझ की तरह महसूस कराने लगी। अंजलि ने घर के कामों में हिस्सा लेने से मना कर दिया और सास ससुर से भी उम्मीद की कि वे सारे काम खुद करें, और वह हर समय शिकायत करती रहती कि उन्हें पुराने तरीके से घर चलाने की आदत है और वह उनकी वजह से खुद को घर में असहज महसूस करती है। अजय, जो कि एक व्यस्त जीवन जी रहा था, कभी भी अपने माता पिता की परेशानियों पर ध्यान ही नहीं देता था। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर जीवन जीना चाहता था और अपने माता पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक दिन अंजलि और कृष्ण कुमार जी के बीच किसी छोटी सी बात पर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि अंजलि ने आवेश में आकर उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया। लक्ष्मी देवी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उनकी भी एक न सुनी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों इस घर में बोझ बन गए हैं। मैं अब और इस हालात को नहीं झेल सकती। आपको समझना चाहिए कि अब यह घर मेरा है और मैं इसे अपने तरीके से चलाना चाहती हूँ। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी, जो पहले से ही अंजलि के तानों और अपमान को सहते आए थे, इस बार असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, उसी घर से उन्हें एक दिन बाहर निकाल दिया जाएगा। अंजलि ने उनके सामान को पैक करके बाहर रख दिया और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्ण कुमार जी ने अंजलि से विनती की, बेटा, हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा ही घर है। हमने इस घर को बनाया है और यह हमारा भी हक है। तो अंजलि आग बबूला होते हुए बोलती है, हक? कौन सा हक? इस घर पर आपने जो लोन ले रखा है वह तो हम ही जमा कर रहे हैं ना। तब कृष्ण कुमार जी कहते हैं, वह लोन तो हमने अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए ही लिया था ना। लेकिन अंजलि ने एक नहीं सुनी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजय इस घटना के समय घर पर नहीं था और जब उसे यह सब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अजय ने भी अपने माता पिता की मदद के लिए कुछ खास नहीं किया। उसने भी चुपचाप अपनी पत्नी के फैसले को स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि शायद यह उसके परिवार के भले के लिए ही हो रहा है। घर से निकाले जाने के बाद कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे और नहीं जान रहे थे कि अब क्या करना है। उसी दौरान लक्ष्मी देवी ने सुझाव दिया कि वे अपने छोटे बेटे विजय के पास चले जाएं। विजय अब एक सफल युवक बन गया था और उसने हाल ही में अपनी मनपसंद लड़की उर्वशी से शादी की थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब विजय अपने माता पिता को सहारा देगा और उन्हें अपने घर में जगह देगा। आखिरकार उन्होंने उसे पालने और बड़ा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। वे यह सोचते हुए विजय के घर पहुंचे कि शायद उनका बेटा उन्हें गले लगाकर अपने घर में स्थान देगा। लेकिन जब वे विजय के घर पहुंचे तो स्थिति कुछ और ही थी। विजय और उर्वशी ने उनका स्वागत कुछ खास गर्मजोशी से नहीं किया। विजय ने थोड़े देर के लिए उन्हें अंदर बैठाया, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया कि वह अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। विजय ने उनसे कहा, पापा, मम्मी, यह मेरी नई जिंदगी है। हम यहाँ बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम आपकी देखभाल कर सकें। आप कुछ समय के लिए किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आपकी बेहतर देखभाल होगी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, अब उन्हें अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है। लक्ष्मी देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और आज तुम हमें अपने घर में जगह नहीं दे सकते। लेकिन विजय ने अपनी पत्नी उर्वशी की ओर देखकर बात को टाल दी। उसने कहा, माँ, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको यहाँ रख सके। आप समझने की कोशिश कीजिए। और उसी के साथ विजय ने अपने घर से बाहर कर दिया। छोटे बेटे के घर से निकाले जाने के बाद कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास अब एक ही उम्मीद बची थी, उनकी बेटी संध्या। संध्या एक डॉक्टर थी और उसकी शादी सौरभ नामक युवक से हो चुकी थी। संध्या ने अपने माता पिता से बिना पूछे शादी की थी, लेकिन कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि एक दिन उनकी बेटी जरूर उन्हें सहारा देगी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने संध्या को फोन करना शुरू किया। उन्होंने कई बार फोन मिलाया, लेकिन संध्या ने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया। वे निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें लगता था कि शायद संध्या किसी काम में व्यस्त होगी और वह बाद में फोन करेगी। लेकिन समय बीतता गया और संध्या का कोई फोन नहीं आया।
कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का दिल अब टूट चुका था। उनकी अपनी बेटी, जिसे उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला था, अब वह अपने ही जीवन में इतनी मस्त हो गई थी कि उसने अपने माता पिता की सुध लेना भी उचित नहीं समझा। संध्या, जो अपने पति के साथ एक अलग ही दुनिया में व्यस्त थी, अपने माता पिता से पूरी तरह कट चुकी थी। उसने अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था और अपने माता पिता की तकलीफों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने संध्या को बार बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास कोई चारा नहीं बचा था। तीनों बच्चों ने उनकी मदद से हाथ खींच लिया था और वे अकेले, असहाय, टूटे हुए थे। उनका जीवन अब एक संघर्ष बन गया था, जिसमें उन्हें न सिर्फ अपमान का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने बच्चों से पूरी तरह अलग थलग भी हो गए थे। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वे दिन रात अपने बच्चों की यादों में डूबे रहते थे और उन्हें यह सोचकर गहरा दर्द होता था कि आखिरकार उन्होंने कहाँ गलती की कि उनके अपने बच्चे आज उन्हें छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब उन्हें उनके प्यार और सहारे की जरूरत थी, तब वे अकेले रह गए। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी पूरी करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने हमेशा सोचा कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे और अच्छी नौकरी करने लगेंगे, तब वे अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। इस उम्मीद से कृष्ण कुमार जी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा लोन लिया था। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है और उसके लिए उन्होंने बैंक से कई बार कर्ज लिया। बड़े बेटे अजय की पढ़ाई लिखाई और फिर उसकी शादी के लिए भी कृष्ण कुमार जी ने भारी रकम खर्च की। शादी में सारे रीति रिवाजों को निभाने और समाज के सामने सम्मान बनाए रखने के लिए कृष्ण कुमार जी ने कर्ज लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की कमी उनके बेटे की शादी में रह जाए। लेकिन यह कर्ज उनके लिए आगे चलकर भारी बोझ बन गया। जब अजय की शादी हो गई तो कृष्ण कुमार जी ने सोचा था कि अब उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बेटा कमाने लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अजय और उसकी पत्नी अंजलि ने कभी कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का ख्याल ही नहीं रखा, न ही उन्होंने अपने माता पिता की मदद की और वे अपने कामों में व्यस्त हो गए। कृष्ण कुमार जी की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उनकी पेंशन का आधे से ज्यादा हिस्सा लोन की किस्तों में कटने लगा। बैंक के कर्ज को चुकाने के बाद उनके हाथों में सिर्फ 1500 रुपए ही बचते थे। यह रकम इतनी कम थी कि उसमें 2 लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के पास अब कोई और सहारा नहीं था। कर्ज की अदायगी और जीवन यापन के खर्चों ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। हर महीने जब बैंक से पेंशन आती तो कृष्ण कुमार जी उसे लेने के लिए जाते और देखते कि उनकी पेंशन का ज्यादातर हिस्सा लोन के किस्तों में कट गया है। वे यह सोचकर उदास हो जाते कि उनकी सारी मेहनत और त्याग का फल यही निकला कि अब उनके पास जीने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं बचे हैं। लक्ष्मी देवी भी इस बात से बेहद दुखी थी, लेकिन वह अपने पति का हौसला बढ़ाती रहती। आर्थिक तंगी के चलते कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी ने निर्णय लिया कि वे कुछ काम करेंगे ताकि थोड़ी बहुत आमदनी हो सके और उनका गुजर बसर हो सके। दोनों ने मिलकर सोचा कि वे स्टेशन पर चाय और चिप्स बेचने का काम करेंगे। यह काम छोटा जरूर था, लेकिन इससे उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ पैसे कमा सकेंगे। स्टेशन का काम आसान नहीं था। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को सुबह सुबह उठकर स्टेशन जाना पड़ता था और दिन भर वहां बैठकर चाय और चिप्स बेचने का काम करते थे। उनकी उम्र अब ढल चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन पेट की भूख और जीवन की जरूरतों ने उन्हें इस काम में धकेल दिया था। कुछ लोग चाय और चिप्स खरीदते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि इससे भी उनका गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। रात को सोने के लिए न तो घर था और न ही इतने पैसे कि वे एक कमरा किराए पर ले ले, तो वे वहीं स्टेशन पर दोनों पति पत्नी सो जाते थे और फिर से उसी काम पर लग जाते थे। स्टेशन का एक कोना उनके लिए रात बिताने की जगह बन गया था। वहां वे अपने पास एक छोटी सी चटाई रखते थे, जिस पर रात को सो जाते थे। स्टेशन पर सोने का निर्णय उनके लिए बेहद अपमानजनक था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रात के समय स्टेशन पर ठंड, मच्छरों का हमला और शोर शराबा उन्हें सोने नहीं देता था, लेकिन वे इन सब को झेलने के लिए मजबूर थे। कृष्ण कुमार जी को अक्सर रात में यह सोचकर नींद नहीं आती थी कि उनका जीवन इस मोड़ पर कैसे आ गया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अब वे बच्चों से दूर इस हाल में जीने को मजबूर थे। लक्ष्मी देवी भी रात भर करवट बदलती रहती।
उनके शरीर की थकान और मानसिक पीड़ा उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी का जीवन अब संघर्ष से भर चुका था। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ उन्हें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा था। वे अपने बच्चों से दूर हो चुके थे और अब उनके पास जीने की केवल एक उम्मीद बची थी कि शायद एक दिन उनके बच्चे उन्हें समझेंगे और उन्हें सहारा देंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। अजय और विजय ने कभी अपने माता पिता की खोज खबर नहीं ली। बेटी गुड़िया, जो एक डॉक्टर थी, उसने भी अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्तता बना ली थी कि उसने भी अपने माता पिता की सुध नहीं ली। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को यह बात बेहद चुभती थी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में कोई भी उनके साथ नहीं था। वे अपने बच्चों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी किस्मत का दोषी मानते थे। लक्ष्मी देवी अक्सर कृष्ण कुमार जी से कहती, हमने जो किया वह अपने बच्चों के भले के लिए किया, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी की स्थिति से गांव के लोग भी परिचित थे, लेकिन समाज की बेरुखी ने उन्हें और अधिक दुखी कर दिया था। जहां पहले लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, अब वे उनकी गरीबी और संघर्ष पर ताने कसते थे। लोग अक्सर स्टेशन पर आते जाते हुए उन्हें देखकर दया जताते, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। कुछ लोग उनकी हालत पर तंज कसते हुए कहते, बड़े शान से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी में पैसा उड़ाया था, अब देखो किस हाल में जी रहे हैं। यह बातें कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन वे इन सब बातों को अनसुना करने की कोशिश करते थे। समाज के इस तिरस्कार और अपमान ने उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। एक समय था जब कृष्ण कुमार जी को समाज में आदर और सम्मान मिलता था, लेकिन अब वे इस हालत में पहुंच चुके थे कि लोग उन्हें दया की दृष्टि से देखते थे। उम्र के इस पड़ाव पर कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। थकावट, काम का दबाव और रात को स्टेशन पर सोने के कारण उनकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी, लेकिन उनके पास न तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे थे और न ही दवाइयां खरीदने का साधन। कृष्ण कुमार जी को अक्सर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती थी और लक्ष्मी देवी को कमर में दर्द होने लगा था। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वे चाहकर भी ठीक से काम नहीं कर पाती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें काम करते रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा था। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी के दिल में उम्मीद की एक किरण हमेशा बनी रहती थी कि वे सोचते थे शायद एक दिन उनके बच्चे उन्हें वापस बुला लेंगे और उनका जीवन फिर से बेहतर हो जाएगा। वे अपने बच्चों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानते थे। वे अक्सर अपने बच्चों की यादों में खो जाते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कृष्ण कुमार जी अक्सर कहते, हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया वह हमारा फर्ज था, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस यही उम्मीद है कि वे एक दिन हमें याद करेंगे। लेकिन समय बीतता गया और उनकी यह उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। एक दिन कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी अपने गम में उदास बैठे थे, तभी उनकी नज़र अचानक स्टेशन पर एकत्रित हुई भीड़ पर पड़ी। वे लोग जो वहां पर एकत्र हुए थे किसी के लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे, जैसे वह उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हों। दूर से देखने में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वे लोग इतना जरूर देख पा रहे थे कि कोई बहुत ही वृद्ध महिला जिनके लिए वे लोग इकट्ठा हुए थे उनके लिए तालियां बजा रहे थे। तभी वे देखते हैं कि कुछ मीडिया वाले भी उनकी तरफ दौड़कर आते हैं और मैडम मैडम करके उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी को भी वहां जाने की उत्सुकता होती है, तो वे लोग भी उस भीड़ की तरफ जाने लगते हैं। और जब वे लोग वहां जाते हैं तो वे उन वृद्ध महिला की शक्ल तो नहीं देख पाते, लेकिन वे दूर खड़े उनकी आवाज को सुनने लगते हैं। उनके पास खड़े मीडिया वाले उन वृद्ध महिला से पूछते हैं, मैडम आपने जो इस उम्र में मुकाम हासिल किया है वह सब लोगों के लिए हासिल कर पाना नामुमकिन है। आपने न जाने कितने गरीब बच्चों को पाल पोस कर और उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। मैडम आपने जो यह मुकाम हासिल किया है इसके बारे में हम लोगों को भी कुछ बताइए ना। तब वह वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष रही होगी, वह बोलती है, बेटा यह सब करना मेरे लिए भी नामुमकिन ही था, लेकिन इन छोटे बच्चों ने जो मेरे साथ किया उसको अगर देखा जाए तो मैंने उनके साथ तो कुछ भी नहीं किया है। अगर आप लोग वह सब सुनेंगे कि इन छोटे बच्चों ने मेरी किस तरह मदद की तो आप भी दंग रह जाएंगे। तब वहां खड़ा एक प्रेस रिपोर्टर बोलता है, कावेरी जी
क्या आप हम लोगों को इस बारे में बताएंगी? तब वह वृद्ध महिला कावेरी जी कहती हैं, बात उन दिनों की है जब मैं 2 दिनों से भूखी जल्दी जल्दी घरों की साफ सफाई का काम निपटाकर बैंक के लिए जा रही थी। मैंने सिर्फ उस दिन चाय नाश्ता ही किया था, वह भी सिर्फ जहां मैं काम करती थी उन लोगों ने ही 1 कप चाय और 2 बिस्किट दिए थे। मेरी 3 महीने से पेंशन न आने के कारण मैं घरों में काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। वैसे तो मुझे कोई ज्यादा पेंशन नहीं मिलती थी, मात्र 2,000 ही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपना काम चला लेती थी। धूप भी बहुत तेज थी और भूख से व्याकुल मैं धीरे धीरे कदमों से बैंक की ओर जा रही थी। बीच बीच में मुझे भूख के कारण और गर्मी तेज होने की वजह से चक्कर भी आ रहे थे, तो मैं बीच बीच में किसी भी पेड़ की छाया के नीचे या किसी दुकान के बाहर रुक जाती थी। मुझे उतना चलना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं थे कि मैं रिक्शा या ऑटो कर लूं। मुझे उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। मैं जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आज आप फिर से आ गई, मैंने आपको कहा था ना कि इस महीने पेंशन देर से आएगी। तभी मैं चौंक कर बोली, क्या पेंशन नहीं आई? तो वह सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी मेरा यकीन मानिए अभी भी आपकी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर मेरा तो कलेजा ही बैठ गया। मैं बोली, बेटा मुझे एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर मैंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका तो मैनेजर चाय पी रहे थे। मैंने डरते डरते उनसे बोला, साहब जी मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई है। मेरी आवाज सुनकर मैनेजर एकदम चौंक गए और बोले, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। मैं बोली, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। और मैं उनसे आगे बोलती हूँ, बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि कुछ रुपए मुझे उधार दे दीजिए। जब मेरी पेंशन आ जाए तो बेटा तुम उसमें से काट लेना। बेटा पेंशन न आने के कारण मैं 3-4 दिनों से लोगों के घरों में साफ सफाई का काम भी करने लगी हूँ। कुछ दिन तो मैंने जैसे तैसे उधार लेकर अपना काम चला लिया, लेकिन बेटा अब मुझे कोई भी उधार नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन बूढ़ी हड्डियों से ज्यादा काम भी नहीं होता और लोग मुझे वृद्ध देखकर काम पर भी नहीं रखते। बेटा मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं गया है। लेकिन मैनेजर कहते हैं, माँ जी हम ऐसे आपको उधार पैसे नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर मैं तो बाहर आ गई और उदास मन से घर की ओर चलते चलते मुझको जब चक्कर आने लगा और मैं इतना थक गई कि मैं एक बंद दुकान के बाहर बैठ गई। मैंने सामने देखा कि एक ढाबा है, जिसे देखकर मुझे कुछ याद आने लगा। मुझे याद आया कि इसी ढाबे में मेरे बेटे ने जब उसकी पहली तनख्वाह मिली थी तो वह मुझे पार्टी देने के लिए लाया था। उसको देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे मरने से पहले मैं अपने बेटे को एक बार देख पाती। यही सोचकर मैं बहुत देर तक उस ढाबे को देखती रही, जैसे अभी मेरा बेटा आएगा और मुझे वहां से ले जाएगा। इसी उम्मीद से मैं वहां बैठी रही। तभी मेरे पास एक छोटी सी लड़की आई और वह बोली, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। और वह मुझे रोता हुआ देखकर मेरे पास बैठ गई। वह लड़की मुझसे पूछती है, माँ जी आप क्यों रो रही हो? तब मैं कहती हूँ, बेटा कुछ नहीं, मुझे माफ करना बेटा, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा लूं। तब लड़की कहती है, नहीं माँ जी पहले आप ये बताइए आप इस तरह क्यों रो रही थी? वह लड़की जिद करके मेरे पास बैठ गई। तब मैंने उसको सारी बात बताई। उसको सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और कुछ बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बातें करने लगी। कुछ देर में वह लड़की वापस आई और उसके साथ कुछ और बच्चे थे और वह लड़की बोली, माँ जी हाथ आगे कीजिए। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, उसने मेरे हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। आप लोग जानते हैं उसने मेरी मुट्ठी में क्या रखा? मैं बताती हूँ उसने मेरी मुट्ठी में क्या रखा। तब वह वृद्ध महिला कहती है, जैसे ही मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैं आश्चर्य से भाव विभोर हो गई। उसने मेरी मुट्ठी में कुछ नोट और सिक्के रखे थे। वह लड़की मुझसे बोली, माँ जी आप चिंता न कीजिए, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। मुझे उस मासूम बच्ची की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर रोना आ गया। मैंने अपनी पीड़ा जब मैनेजर को सुनाई तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने मेरी पीड़ा को कितने अच्छे से समझ लिया था। मैं उस बच्ची से बोली, नहीं बेटा यह मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। तब वह लड़की बोली, क्या आपकी बेटी होती
तो आपको भूखे मरने देती। माँ जी, आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पैसे पहुंच जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरा सगा बेटा जो मुझे बेसहारा छोड़कर और मुझे धोखा देकर भाग गया, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वही मेरी ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की ने बड़े ही प्यार से बताया, माँ जी, मेरा नाम पूर्वा है। यह है मेरा साथी राकेश, और यह है आर्यन, और यह है प्रवीण। और धीरे धीरे करके वह सबके नाम बताने लगी। मैं उससे बोली, बेटा मैं यह पैसे नहीं ले सकती, इनको तुम ही रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। तब वह लड़की बोली, माँ जी, हम सब अनाथ हैं, यही सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं, और पास ही में हमारी झुग्गी है, वही रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। उन बच्चों की बातें सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं उनसे बड़े ही प्यार से बोली, खबरदार, जो अपने आप को आज से तुमने अनाथ कहा। अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी ना, अब तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वही रहना। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। तब वह भोली सी प्यारी सी लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रह सके। हमारे जैसे लोग तो यही झुग्गी में रहते हैं। तब मैं बोली, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकान बंगलों में रहते हैं। उनके पास दौलत तो बहुत ज्यादा होती है, पर उनके पास दिल कहाँ होते हैं। मैं उन बच्चों को अपने घर ले आई, और वह लड़की और उसके साथ के बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। मैंने बड़े ही प्यार से खाना बनाया, सबने खाया। उसके बाद में सब अपने काम पर चल दिए। मैं उनसे बोली, मैं रात का भी खाना बनाकर रखूंगी, तुम लोग सब टाइम पर आ जाना। यह बात सुनकर वह लड़की जोर से रोने लगी और बोली, माँ जी, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखती थी। अब वह इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बोली, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझ लो, मैं तेरी ही नहीं, मैं सबकी माँ हूँ। वह लड़की बोली, माँ जी, आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। और मैं उनसे बोली, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूंगी। इस तरह से मैंने उन बच्चों को अपना बेटा और बेटी मान लिया, और अब मैं अकेली नहीं थी। अब मेरा केवल एक बेटा नहीं, बल्कि मेरे पास 5-5 बेटे और एक बेटी थी, जिन्होंने पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन किया और अब मुझे इस सम्मान के योग्य बनाया। तभी उसमें से एक ताली बजाती हुई लड़की सामने आती है और कहती है, पता है वह लड़की कौन है? वह लड़की मैं हूँ। आज मैं अपनी माँ जी की वजह से ही एक सफल डॉक्टर बन पाई हूँ। और उनमें से 5 लड़के ताली बजाते हुए आते हैं। जानते हैं वो 5 लड़के कौन हैं? माँ जी के वे 5 बेटे हम हैं। वे 5 लड़के पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके थे। उनमें से एक लड़का IAS अधिकारी बन गया था, दूसरा लड़का इंजीनियर बन गया था, और तीसरा लड़का बैंक में मैनेजर था, चौथा लड़का एक NGO चलाता था, और 5वां लड़का आर्मी में कमांडो था। आज वे सभी अपने माँ जी से मिलने आए थे, क्योंकि उन सभी ने यह संकल्प लिया था कि वे जिस दिन अपनी माँ जी से मिले थे, उस दिन वे सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी माँ जी से मिलने जरूर आएंगे। आज पूर्वा और 5 लड़कों ने कावेरी जी को गले से लगा लिया था। मीडिया वालों ने और वहां खड़े सभी लोगों ने जैसे ही कावेरी जी की यह सब बातें सुनी, तो उनके लिए सभी लोग ताली बजाने लगे। फिर मीडिया कर्मी ने एक सवाल पूछा, कावेरी जी, आपने यह नहीं बताया कि आपका लड़का आपको ऐसे छोड़कर क्यों चला गया? तब कावेरी जी कहती हैं, मेरा तो एक ही लड़का था, मैंने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पति तो मेरे बेटे के जन्म के 2 साल बाद ही भगवान को प्यारे हो गए थे। मैंने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने उसे जैसे तैसे पढ़ाया और उसकी शादी भी करवाई। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मेरी बहू, बेटे भी सब खुश थे और मैं भी खुश थी। मेरे बेटे के 2 बेटे और एक बेटी भी हो गई। मेरा बेटा बैंक में चपरासी का काम करता था। उसे इतना वेतन नहीं मिलता था जिससे वह अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके। उसने अपनी संतानों के लिए
बहुत ही ऊंचे ख्वाब देख रखे थे। मेरे पास एक छोटा सा घर और 10 बीघा जमीन थी। मेरे बेटे ने एक दो बार मुझसे कहा, माँ जी यह जमीन बेच दो, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं बेटा, मैं अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बेचूंगी, क्योंकि इस जमीन से जो भी पैसे आते थे वह मैं अपने पास रखती थी और उन पैसों को मैं घर के खर्चों में भी लगा देती थी। मेरे बहू बेटे मुझे बार बार कहते थे, लेकिन मैं उस जमीन को बेचने के लिए राजी नहीं होती थी। एक दिन धोखे से मेरे बेटे बहू ने उस जमीन के कागजातों पर मुझसे साइन करवा लिया और वह मुझे झूठ बोलकर चले गए कि हम 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं। मुझे यह भी नहीं बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया। मैं अपने बेटे का इंतजार करती रही। एक बार जब मैं अपने खेतों की उगाई पर उठाने गई तो मुझे पता चला कि मेरे खेत तो मेरा बेटा बेच गया है। अब मेरे पास तो एक छोटा सा घर और विधवा पेंशन ही बची थी। मैं अपने बेटे का बहुत सालों तक इंतजार करती रही, लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आया। फिर भगवान ने मुझे इन छोटे बच्चों से मिलवा दिया। मुझे भी जीने का एक सहारा मिल गया। ये बच्चे भी बहुत मेहनती थे। इन्होंने भी खूब मेहनत की। मैंने भी उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं अचार बहुत ही अच्छा बनाती थी, तो मैंने अपना छोटा सा अचार का बिजनेस शुरू किया। इन बच्चों ने उसमें मेरी बहुत सहायता की। ये बच्चे जब भी फ्री होते तो अचार बेच आते और उनसे जो भी पैसा मिलता हम सब लोग उससे अपना घर का खर्च चलाते और इन बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते। देखते ही देखते समय कटता गया और एक एक करके सारे बच्चे काबिल बन गए और इन्होंने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे ये अच्छे बच्चे आज भी मुझे आदर और सम्मान देते हैं और मुझे हर महीने मिलने आते हैं। जब भी छुट्टी होती है तो वे मेरे पास रुकते भी हैं और मेरी सेवा भी करते हैं। आज वही तारीख है जब मैं इन सब बच्चों से मिली थी, इसलिए हम लोगों ने एक ही जगह पर मिलने का निर्णय लिया था। मैं जैसे ही आज ट्रेन से उतरी तो ये सारे मुझे स्टेशन पर ही लेने आ गए। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने पूर्वा और 5 बेटों से मिलवाया। इधर कृष्ण कुमार जी कावेरी जी की सारी बातें सुन रहे थे और लक्ष्मी देवी भी उनकी आवाज को गौर से सुन रही थी। जैसे ही थोड़ी सी भीड़ हटती है तो उन दोनों लोगों की नजर कावेरी जी पर पड़ती है और कावेरी जी की भी नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है। कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी जैसे ही कावेरी जी को देखते हैं तो वे धम्म से जमीन पर गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कावेरी जी से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण कुमार जी और कोई नहीं बल्कि कावेरी जी के ही बेटे थे और लक्ष्मी देवी उनकी बहू। कावेरी जी अपने बेटे बहू को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है। वे लोग दौड़कर उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे दया की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही वह अभागा बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देने के लिए। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मैं भी तो अपनी माँ का बेटा हूँ और मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं उनके प्रति। तभी लक्ष्मी देवी भी बोलती है, माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी माँ होकर माँ के दर्द को नहीं समझा। लेकिन आज कावेरी देवी के आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में तो क्रोध बरस रहा था। वह कहती है, कौन बेटा और किसकी माँ? मैं किसी भी ऐसे बेटे की माँ नहीं हूँ जिसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था और मेरे साथ विश्वासघात किया। और वह अपनी बेटी पूर्वा और 5 बेटों के साथ चली जाती है और कृष्ण कुमार जी और लक्ष्मी देवी वहीं पर आंसू बहाते रहते हैं। आज उनको समझ में आ गया था कि उनको अपनी किस करनी की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सगी माँ को धोखा दिया था। आज वही धोखा उनको उनके बच्चों ने दिया। तो दोस्तों, कहा जाता है हमें कभी भी अपने या किसी और के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देख रहा होता है और वह कर्मों का फल जरूर देता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में कावेरी जी ने अपने बेटे कृष्ण कुमार और लक्ष्मी देवी के साथ सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा।